उदयपुर से अहम खबर, जहां होटल ताज अरावली में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। रणदीप सिंह सुरजेवाला और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं उदयपुर से, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं रणदीप सुरजेवाला और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। होटल ताज अरावली में सभी विधायकों की मौजूदगी है और आज 4 बजे के बाद ये सभी रवाना होंगे जयपुर के लिए। लेकिन उससे पहले इस सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। होटल ताज अरावली में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। रणदीप सिंह सुरजेवाला और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। फिलहाल अनौपचारिक बातचीत यहां पर हो रही है और कुछ ही देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। तो आज उदयपुर से सभी विधायक जयपुर के लिए रवाना होंगे। फिर जयपुर में ही आज रात का स्टे रहेगा सभी विधायकों का एक साथ। और कल बेहद अहम दिन, जिसके लिए ही इतने दिनों से बाड़ेबंदी थी, कल राज्यसभा चुनाव की वोटिंग रहेगी और प्रशिक्षण यहां पर इस बाड़ेबंदी में दिया जा रहा था विधायकों को, ताकि किसी भी तरह की कोई गलती वोटिंग के दौरान ना हो। और आज जबकि ये सभी रवाना होंगे, उससे पहले की ये तस्वीरें हैं जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। होटल ताज अरावली में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जहां पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और राज्यसभा के कांग्रेस के उम्मीदवार रणदीप सिंह सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मेरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष, राजस्थान के सम्मानित कृषि मंत्री और मैं और हम सब आपके बीच में एक बहुत गंभीर किसान मजदूर, खेती मजदूर से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर आए हैं। मोदी सरकार ने कल देर रात साल 2022-23 के खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य को घोषित कर दिया। एक बार फिर 3 शब्द हैं जो किसान वर्ग के साथ, खेत मजदूर वर्ग के साथ मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने किया है: विश्वासघात, धोखा और छल। भारतीय जनता पार्टी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीफ फसल 2022-23 घोषित करते हुए एक बार फिर देश के किसानों के साथ, राजस्थान के किसानों के साथ, खेत मजदूरों के साथ विश्वासघात किया है। आमदनी तो दुगनी हुई नहीं, दर्द 100 गुना कर दिया। एक तरफ सरकार समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद नहीं कर रही और दूसरी तरफ किसानों की आमदनी को आधा कर दिया। मैं 6 पहलू छोटे छोटे आपके समक्ष रखूंगा जो एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की रिपोर्ट जो देर रात कल अपलोड की गई, उससे साफ है। नंबर 1, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक देश में महंगाई की दर 6.7% है, अब 6.8% है। समर्थन मूल्य जब आप जारी करेंगे तो जो साल की महंगाई की दर है उसका तो संज्ञान लेंगे, परंतु अगर आप आंकड़े देखें तो साफ है कि महंगाई की दर 6.8% है, पर किसान का एमएसपी बढ़ा है 0.5 यानी आधा % से लेके 1.5% तक। जो साल में महंगाई बढ़ रही है उतना समर्थन मूल्य भी किसान को नहीं मिला, यानी उसकी जेब से पैसा देकर उसको 2022-23 में खेती करनी पड़ेगी। और ये एक चार्ट मैं बनाकर आपको रिलीज कर रहा हूं, ये आपके सामने है। ये भाई साहब के पास भी है, अध्यक्ष जी के पास, अगर एक बार आप दिखा सकें तो। इस चार्ट के मुताबिक ये बिल्कुल साफ है। मैं एक एक फसल का आपको अगर बताऊं, धान में जो परसेंटेज इंक्रीज है वो -1.55% है। ये सारा मैंने दिखाया है। ज्वार में क्या है, बाजरा में क्या है, रागी में क्या है, मक्का में क्या है, कपास में क्या है। यानी जितनी महंगाई बढ़ रही है साल में, उतना एमएसपी भी नहीं दे रहे। तो किसान खाएगा क्या, कमाएगा क्या? उसकी जेब से पैसा निकाल कर अपने बच्चों का पेट काट कर किस प्रकार से वो खेती कर पाएगा? क्या बाड़ेबंदी में बैठी आदरणीय वसुंधरा जी, उनके अध्यक्ष सतीश पूनिया जी, उनके इंचार्ज अरुण सिंह जी, उनके विपक्ष के नेता कटारिया जी, क्या इस बात का जवाब देंगे? दूसरा पहलू,
आप अगर देखेंगे तो गेहूं और धान की फसल को छोड़कर समर्थन मूल्य तो डिक्लेयर कर रहे हैं, परंतु फसल की खरीदी नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि फसल खरीद की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है, तो भाजपा सरकार कोई भी फसल समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं रही। ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकार के आंकड़े। एक बार फिर इस पे नजर डालें। चना पैदा होता है देश में 1,19,00,000 क्विंटल, एमएसपी पर खरीद की गई है 6,36,000 बस। तो फिर बाकी कहां लेकर जाए किसान? एमएसपी देने का लाभ क्या है? यही अगर मैं मसर की बात कर लूं तो 8 लाख क्विंटल पैदा हुई, 18 क्विंटल की प्रोक्योरमेंट दिखा रही है सरकार। ये सारी फसलों का आप आंकड़ा देखें। जब आपने एमएसपी पर फसल खरीदनी ही नहीं तो एमएसपी के मायने क्या रह गए? 3 काले कानून जब मोदी जी लेकर आए थे तो वो किसान के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हमला बोल रहे थे। अब जो बात वो सीधे लागू नहीं कर पाए किसान आंदोलन के चलते, क्योंकि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, इन सब किसानों ने दिल्ली के बाहर बैठे रहे 382 दिन तक। 700 किसान मर गए, उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी। और इसलिए अब ये फैसला किया कि खरीदो ही मत। नहीं खरीदोगे तो अपने आप ही एमएसपी खत्म हो जाएगी। तीसरा पहलू, आप याद करिए, मोदी जी ने राजस्थान में, हरियाणा में, सब जगह उत्तर प्रदेश में जा जाकर ये कहा था कि वो किसान को लागत जमा 50% मुनाफा देंगे, C2 प्लस 50% प्रॉफिट, ये उनका फॉर्मूला था। तो ये देख लीजिए, अभी एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन की रिपोर्ट से मैंने डेटा निकाल दिया। C2 उनके मुताबिक ये है, C2 प्लस 50% ये है, और एमएसपी जो दिया है वो ये है। यानी अगर मैं धान का C2 प्लस 50% है 2707 रुपये, एमएसपी है 2040 रुपये। ज्वार का C2 प्लस 50% है 4014 रुपये क्विंटल, एमएसपी दिया है 2970 रुपया क्विंटल। बाजरे का C2 प्लस 50% है 2526 रुपया, एमएसपी दिया है 2350 रुपये। और हर फसल का ये डेटा आपके पास है, ये मैं आपका समय नष्ट नहीं करूंगा। तो जब आपने C2 प्लस 50% देना ही नहीं भाजपाइयों ने, तो फिर वो किसान से ये छल क्यों कर रहे हैं? कम से कम किसान से माफी मांगे प्रधानमंत्री और भाजपा के नेता, और कहें कि C2 प्लस 50% का मोदी जी का वादा एक जुमला था और वो ये किसान को कभी देने वाले नहीं है। चौथा पहलू, NSSO की रिपोर्ट आई है, नेशनल जो सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है उसकी, सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने ही बताया। मोदी जी तो कहते थे कि किसान की आय दुगनी हो जाएगी 2022 तक। अब ये मालूम चला कि किसान की आय 27 रुपया प्रतिदिन है। 27 रुपया प्रतिदिन में कोई व्यक्ति क्या खाएगा, क्या कमाएगा, कैसे नहाएगा, कैसे जिंदगी व्यतीत करेगा? क्या भाजपा ही बताएंगे? क्या भाजपा के लोग बताएंगे कि आप 6,000 रुपया प्रति साल एक किसान परिवार को किसान सम्मान निधि का मांग करते हैं, पर 25,000 रुपया प्रति हेक्टेयर उसकी जेब से आपने निकाल लिया लागत बढ़ाकर। डीजल पर जो केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी 3 रुपया 56 पैसे प्रति लीटर हमारे समय में थी, आज भी कम करने के बाद भी वो 15 रुपया 80 पैसे प्रति लीटर है, यानी 344% अधिक। पहली बार खेती के ऊपर जीएसटी लगा दिया, खाद पर 5% टैक्स, कीटनाशक दवाई पर 18% जीएसटी, ट्रैक्टर पर 12% जीएसटी, ट्रैक्टर के अलग पार्ट्स लेने जाओ या टायर लेने जाओ तो 18% जीएसटी, हर चीज के ऊपर आपने जीएसटी लगा दिया। पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एग्रीकल्चर ने यह बताया कि मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2019-20 और 21-22 यानी इन 3 साल के बीच जो कृषि विकास का 68,000 करोड़ रुपया खर्च ही नहीं किया। ये एक उन्होंने बड़ा ही रहस्यमय उद्घाटन किया है, रहस्यमय उन्होंने तथ्य बताए हैं। 68,000 करोड़ आपने खेती पर खर्च ही नहीं किया बजट देकर। पार्लियामेंट्री कमेटी ने यह भी बताया कि हर साल मोदी सरकार खेती का बजट कम करती है। 2019-20 में कुल बजट का हिस्सा खेती था 4.68%,
20-21 और 21-22 में कम होकर रह गया 4.41, 3.53% और 22-23 में 3.14%। क्यों किसान और खेत मजदूर आपके साथ खड़ा हो? भाजपाइयों, आप तो हर बार हर साल खेती का बजट कम करते हैं। और एक पांचवा पहलू है, प्रांतीय सरकारों ने, और मैंने बीजेपी के प्रांतों के नाम लिख दिए, हमारे लिखे ही नहीं, क्योंकि कोई कह सकता है कि राजस्थान या छत्तीसगढ़ तो ज्यादा रेट मांग रहे थे। जो भाजपा की अपनी सरकारों ने केंद्र सरकार को लिख के दिया कि इतना समर्थन मूल्य होना चाहिए लागत के मुताबिक, आपने एमएसपी पर उतना भी नहीं दिया। ये मैंने एक चार्ट कॉस्ट एंड एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन की रिपोर्ट से आपके लिए निकाल दिया, क्योंकि वो तो 1000-1500 पन्ने की रिपोर्ट होती है। उदाहरण के तौर पर धान पर गुजरात ने कहा कि 2550 रुपया एमएसपी होना चाहिए, इतनी लागत आती है, प्रॉफिट छोड़ दीजिए, पर सरकार ने दिया 2040। अब मोदी जी, आप गुजरात की बात ही नहीं मानते तो किसकी मानेंगे? कर्नाटक ने कहा 3035 होना चाहिए, और आपने दिया है 2040। दूसरी फसल ले लीजिए, ज्वार में कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, उन्होंने कहा 5651 रुपया प्रति क्विंटल होना चाहिए, आपने दिया 2970। चलो कर्नाटक की ना मानो मोदी जी, गुजरात की मान लो। गुजरात ने भी कहा कि ज्वार पे 5000 रुपया होना चाहिए, आप दे रहे हैं 2970 रुपया। बाजरे पे आ जाइए, बाजरे पे कर्नाटक ने कहा 5519 रुपया प्रति क्विंटल होना चाहिए, आपने दिया 2350 रुपया। इस प्रकार से मैंने सिर्फ बीजेपी के प्रांत या उनके जो मित्र दल हैं उनके प्रांतों के आंकड़े निकाले, और ये आपके सामने हैं कि जो उनके अपने प्रांत कह रहे हैं कि इतना तो किसान की लागत आती ही है, आप उतनी लागत भी नहीं दे रहे। इससे बड़ा किसान के साथ विश्वासघात और छल क्या हो सकता है? और साथियों, गेहूं की और धान की खरीद भी अब सरकार नहीं कर रही। ये केवल एक आंकड़े से साफ है। पिछले वर्ष रबी मार्केटिंग सीजन में 433 लाख टन गेहूं खरीदा गया। इस साल मई तक 186 लाख टन खरीदा गया, यानी आधा भी नहीं, नॉट इवन 50%। बाकी गेहूं कहां गया? विदेश आप भेज नहीं रहे क्योंकि एक्सपोर्ट बैन कर दिया आपने। वो कुछ मलाईदार लोगों ने, 4-5 मित्रों ने खरीद रखा है। आप जो आटा खरीदने जाएंगे उसकी कीमत तो 42% बढ़ गई, पर किसान को गेहूं के एक भी फूटी कोड़ी फालतू नहीं मिली। तो ये बीच वाले बिचौलियों का जो खेल है, काला बाजारी का धंधा जो है, ये भारतीय जनता पार्टी अपनी नाक के नीचे करवा रही है। ये किसान से किए गए एमएसपी पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर छल है। मेरा ये सीधा इल्जाम है हम तीनों का कि मोदी सरकार चोर दरवाजे से न्यूनतम समर्थन मूल्य को कमजोर कर खत्म करना चाहती है, और 2022-23 की खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य देश और प्रदेश के किसान के साथ, राजस्थान तो खेती पर आधारित प्रदेश है, हमारी 80% अर्थव्यवस्था यही है, आप देश और प्रदेशों के किसानों पर कुठाराघात कर रहे हैं, विश्वासघात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसानों से छल कर रही है, कपट कर रही है, और ये 2022-23 के खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के आंकड़ों से साफ है। कोई प्रश्न आप इस पर पूछना चाहें तो स्वागत है। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये सारे तथ्य सार्वजनिक पटल पर उदयपुर, जयपुर की धरती से आपके समक्ष रखे हैं, देश के समक्ष रखे हैं। मुझे विश्वास है कि जैसे ही संसद का सत्र होगा, हम सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे। हम पूछेंगे कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री से देश के कि आप किसानों से धोखेबाजी क्यों कर रहे हैं, आप एमएसपी को खत्म करने की साजिश क्यों कर रहे हैं, आप 3 काले कानून चोर दरवाजे से क्यों लागू कर रहे हैं, आप जे देश में जो महंगाई की दर है उतना तो एमएसपी दे दीजिए ताकि किसान की जेब काटकर उसे खेती ना करनी पड़े। आपने तो ये कर दिया कि किसान अपनी जेब काटेगा, अपना शरीर काटेगा, अपने बच्चों की रोटी काटेगा, और तब वो खेती करेगा, और तब भी उसे पूरी कीमत नहीं मिल पाएगी। तो महाराष्ट्र में प्याज किसानों ने सड़कों पे डाल रखा है, उसका भी यही कारण है? प्याज पर तो समर्थन मूल्य भी नहीं, आप जानते हैं। मोदी जी ने कहा था भावांतर योजना चलाएंगे, भाजपा ने कहा था कि भावांतर योजना चलाएंगे, पर देवेंद्र फडणवीस जी को विधायकों को खरीदने और बेचने से फुर्सत मिले
तो भावांतर योजना की तरफ वो ध्यान देगी। भारतीय जनता पार्टी प्रजातंत्र के चीरहरण में लगी है बजाय किसान और मजदूर की मदद के। देश भर के 700 से ज्यादा किसान खत्म हो गए थे, फिर इस बार एक बार फिर से वही मूवमेंट, क्या देखते हैं? देखिए, हम तब भी किसान आंदोलन के साथ खड़े थे, आज भी इस देश के कमेरे मजदूर, खेत मजदूर, गरीब, अनुसूचित जाति, बैकवर्ड क्लासेस के, शेड्यूल ट्राइब के हमारे भाई बहन जो खेत में काम करते हैं, और इस देश के हर जाति के किसान, हम उसके साथ खड़े हैं। याद करिए, इस देश के इतिहास में पहली बार देश की संसद से 100 से अधिक सांसद लेकर 18 अलग अलग राजनीतिक दलों के श्री राहुल गांधी नेतृत्व करके संसद छोड़कर किसान संसद में गए थे, और हमने कहा था, किसान भाइयों, मजदूर भाइयों, हम आपके साथ खड़े हैं। और विपक्ष जिस प्रकार से एकजुट होकर, कांग्रेस जिस प्रकार से एकजुट होकर चट्टान की तरह देश के किसानों के साथ खड़ी रही, उसका भी असर और दबाव सरकार के ऊपर पड़ा कि एक अहंकारी दिल्ली की गद्दी पर बैठे शासक को किसान और खेत मजदूरों के आगे झुकना पड़ा था। 13 तारीख को मार्च निकाल रहे हैं आप लोग दिल्ली में ईडी ऑफिस में। मैं आज इस विषय पर अपने आप को सीमित रख रहा हूं, वो बड़ा महत्वपूर्ण बात है, इसलिए कि किसान और खेत मजदूर की बात वैसे ही उसकी आवाज पहुंचती नहीं, और आप लोग क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए हैं, इसलिए आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आप इस आवाज को जरूर पहुंचा पाएंगे। किसान आंदोलन हुआ था, सरकार को बेवकूफ कहना पड़ा, लेकिन उसके बाद जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर नहीं हो पाया। अब किस रणनीति के साथ आप आगे बढ़ेंगे? किसान और मजदूर जो है कांग्रेस से किससे जुड़े? आपने जो सवाल किया वो अक्सर सवाल मुझसे पूछा जाता है। मेरा ये कहना है, किसान आंदोलन हुआ, 700 किसानों ने कुर्बानियां दी, हम किसान के साथ खड़े रहे, और उसका नतीजा ये हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा। हमने किसान आंदोलन का समर्थन राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए नहीं किया था। हमारा ये विश्वास है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कि किसान जो है, खेत मजदूर जो हैं, वो इस देश के 62 करोड़ जनसंख्या का हिस्सा, इस देश की कुल जनसंख्या का 62 करोड़ किसान और खेत मजदूर है। अगर वो जिंदा नहीं रह पाएगा, अगर उसे 2 जून की रोटी नहीं नसीब होगी, तो ये देश नहीं चल पाएगा, और इस लिहाज से हमने उनका समर्थन किया था। हमें खुशी है कि किसानों का आंदोलन, खेत मजदूरों का आंदोलन रंग लाया। जहां तक सवाल है चुनाव की हार जीत का, ये भी देखिए कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का क्या हशर हुआ, वो आपके सामने। हरियाणा में चुनाव थे नहीं, उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जिसके चुनाव को लेकर मोदी जी ने घबराकर वो कानून वापस लिए थे, वहां भी उनको मुंह की खानी पड़ी। ये एक ऐसा आंदोलन है किसान जागृति का, मजदूर जागृति का, जो एक दिन में पटाशेप नहीं हो सकता। किसान, याद करिए, चौधरी छोटू राम हो, चौधरी चरण सिंह जी हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, उन्होंने ये कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मैं सब कुछ इंतजार कर सकता इस देश में, खेती नहीं। इसलिए इस आंदोलन को, उनकी मांगों को, उनकी पीड़ा को उजागर करने के लिए हम सारी कुर्बानियां देंगे। हमें ये विश्वास है कि देश के 62 करोड़ जो इस देश के को चलाने वाले लोग हैं, और जो अलग अलग जाति और धर्मों के लोग हैं, जब वो पूरे तौर से जागृत हो जाएंगे, तो इस देश में सत्ता का तख्ता पलट होना बिल्कुल सामने है। वो बच नहीं सकते, क्योंकि वो 3 या 4 धन्ना सेठों को किसान का खेत खलिहान बेचकर किसान को अपने खेत में गुलाम बनाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया हमको ये विश्वास है, वो मुकुल वासनिक जी हों, प्रमोद तिवारी जी हों, मैं स्वयं हूं, आदरणीय अशोक गहलोत जी हों, हमारे विधायक साथी हों, हमें ये विश्वास है कि कल के चुनाव में प्रजातांत्रिक बहुमत की जीत होगी। प्रजातंत्र का चीरहरण करने वाले लोग, जो धन बल, सत्ता बल, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के भरोसे यहां आए हैं, उन्होंने पहले पिछले राज्यसभा के चुनाव में भी भाजपा के लोगों ने मुंह की खाई थी, इस बार भी वो मुंह की खाएंगे। सच जीतेगा, बहुमत जीतेगा, प्रजातंत्र जीतेगा, संविधान जीतेगा, कानून जीतेगा,
नैतिकता जीतेगी और झूठ का आवरण पहने जो लोग जैसे एक समय में सीता मैया का चीरहरण हुआ था, वो अब प्रजातंत्र का चीरहरण करना चाहते हैं, वो लोग हारेंगे, बेनकाब हो जाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू। तो उदयपुर से सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां किसान के मुद्दे को लेकर हरदीप सुरजेवाला ने विस्तार से बताया कि जो फैसला कर लिया गया है वो किसान के हित में नहीं है, वहां उससे किसान को किसी तरह से फायदा नहीं है और संसद में किसानों के मुद्दे को कांग्रेस पुरजोर तरीके से उठाएगी। इसे विस्तार से उन्होंने बताया। साथ ही राज्यसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने कहा कि कल वोटिंग होनी है और प्रजातंत्र तरीके से सही अगर जीत किसी की होगी तो वो कांग्रेस की होगी और कांग्रेस के तीनों कैंडिडेट जीत दर्ज करेंगे।